लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हम एक टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और उससे हट के जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ट्रेडिंग जर्नी में वो बिल्कुल मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा। आज चार्ट्स की तरफ जाते हैं और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, उसे पढ़ेंगे। आपको कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें भी उसमें मैं बताऊँगा और फिर नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर मूव ऑन करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर और चार्ट पैटर्न्स की तरफ। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि ये जो मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है ये इस तरह से डिज़ाइन किया है कि अगर कोई शख्स जिसको बेसिक्स भी नहीं आते ट्रेडिंग के उसको भी एडवांस लेवल तक लेके जाना है। अब आप में से काफ़ी लोगों को काफ़ी चीज़ों का पता होगा जो मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन इस कोर्स को डिज़ाइन करने का मकसद ही ये है कि जो आदमी जिसके पास कोई रिसोर्स नहीं है वो ख़ुद ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीखें। पहली बात तो ये हो गई। जो दूसरी बात है वो ये है कि आप मार्केट में जाएंगे आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स मिलेंगे, आपको हार्मोनिक पैटर्न्स मिलेंगे जिसमें गाटले पैटर्न, शार्क पैटर्न, क्रैप पैटर्न और भी बेतहाशा पैटर्न्स हैं। और चार्ट पैटर्न्स की तरफ आएँ तो लिस्ट बहुत बड़ी है। तो इसमें हम सब कुछ कवर नहीं करेंगे। हम जो चीज़ें कवर करेंगे वो सिर्फ वो होंगी जो मार्केट में काम करती हैं, जो मेरी खुद की बैक टेस्टेड हैं। एक मरतबा आपको उन सब चीज़ों का पता चल गया, फिर आप अपनी जर्नी जो है ख़ुद कंटिन्यू रख सकते हैं और चीज़ें सीखते हुए, मार्केट में इम्प्लीमेंट करते हुए सारा कुछ उसको इस हिसाब से आप चलाएंगे। आज की क्लास शुरू करते हैं और जाते हैं चार्ट्स की तरफ। देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और उसको आप किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं चार्ट्स पे, और हम थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल पे भी लेके जाएंगे। चार्ट में जाने से पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको थ्योरी के ज़रिए। देखें, आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, आप चल रहे हैं फ़र्श पे। ये एक सवाल बहुत बचगाना सा होगा लेकिन आपने इसका जवाब देना है। आप फ़र्श पे चलते हुए नीचे क्यों नहीं गिर रहे हैं? आपका बिल्कुल एक ऑब्वियस सा जवाब होगा कि नीचे किस तरह गिर सकते हैं। नीचे एक सपोर्ट एरिया है, एक ऐसा एरिया है जहाँ से नीचे नहीं जाया जा सकता। बिल्कुल सिमिलर केस है चार्ट्स में भी। आपके जितने भी एसेट्स हैं उन सब में ऐसा होता है। स्टॉक्स हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो, उन सब में ये चीज़ें काम करती हैं जो मैं बता रहा हूँ। चार्ट्स में सपोर्ट एरिया एक ऐसे एरिया को कहते हैं जहाँ पे प्राइस नीचे आती है, नीचे आने के बाद उधर से बाउंस हो जाती है। प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा रहती है बाउंस होने की। इस तरह नहीं है कि बस प्राइस आएगी और उसको ब्रेक करके चली जाएगी। वो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं प्राइस बाउंस करेगी। और इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास एक टेनिस बॉल है, उसको आप फेंकते हैं छत पे। अब छत पे फेंकने के बाद वो वापस नीचे आ जाती है। अब मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ कि ये नीचे क्यों आई है, ये ऊपर क्यों नहीं गई है? तो आपका ऑब्वियस सा जवाब होगा कि ऊपर तो सीलिंग है। तो सीलिंग क्या काम कर रही है? सीलिंग एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है जहाँ से बॉल ऊपर नहीं जा पा रही है। सिमिलरली चार्ट्स में भी ऐसा ही होता है। एक रेजिस्टेंस एरिया होता है जहाँ पे प्राइस की प्रोबेबिलिटी रहती है वहाँ पे प्राइस जाए और वहाँ से उसको रिजेक्शन मिले, वहाँ से वो गिर जाए। तो ये दो चीज़ें, सपोर्ट एरिया एक ऐसा एरिया जहाँ से प्राइस बाउंस हो सकती है, रेजिस्टेंस एरिया एक ऐसा एरिया जहाँ से प्राइस गिर सकती है। एक और बेसिक इसमें जो काफ़ी गलती करते हैं ट्रेडर्स, वो समझते हैं कि ये कोई ख़ास एक प्राइस का पॉइंट होता है। ऐसा नहीं है, ये एक पूरी रेंज होती है। एक रेंज है जिसको हम सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया कहते हैं। अब जाते हैं चार्ट्स की तरफ और वहाँ पे आपको मैं पहले थोड़ा सा समझाता हूँ और फिर मार्केट में क्या हो रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह ड्रॉ करते हैं उसकी तरफ जाते हैं। सबसे पहले मैं एक एरिया ड्रॉ कर देता हूँ। ये आप अगर देख सकें, ये मैंने एक एरिया ड्रॉ कर दिया सपोर्ट का। इस सपोर्ट एरिया में मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी कि किस तरह एक प्राइस आती है नीचे और नीचे आने के बाद बाउंस हो जाती है, जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है बाउंस होने की। यहाँ से प्राइस बाउंस हो गई, बाउंस होने के बाद यहाँ से रिजेक्शन मिली उसको। वो कोई भी रीज़न हो सकता है प्रीवियस वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है या कोई मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है। अब उसके बाद वहाँ से वो फिर गिर गई। अब गिरने के बाद ये एरिया हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एरिया बन जाता है। वो इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पे प्राइस पहले भी आई डाउनफॉल में और उसके बाद यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। अब हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस दोबारा यहाँ से सपोर्ट ले इसी एरिया से, और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद प्राइस अपना दोबारा से अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रखे। तो सिंपली सपोर्ट एरिया एक ऐसे एरिया को कहते हैं जहाँ से प्राइस के बाउंस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसी तरह मैं आपसे बात करता हूँ एक रेजिस्टेंस एरिया की, कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है फ़र्ज़ करें, और यहाँ पे प्राइस जाती है इसको टेस्ट करने। वहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिलता है देखने को, और फिर एक प्राइस सपोर्ट फॉर्म करती है, कोई भी रीज़न हो सकता है। उसके बाद प्राइस फिर उस एरिया पे जाती है। अब वो एरिया हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट एरिया इसलिए बन गया कि प्राइस को वहाँ से रिजेक्शन मिली है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से। तो अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि प्राइस दोबारा यहाँ से गिरे।
तो हमने अभी क्या सीखा कि सपोर्ट एरिया क्या होता है, रेजिस्टेंस एरिया क्या होता है। अब मैं आपको चार्ट्स पे लेके जाता हूँ और आप देखें कि यहाँ पे किस तरह हुआ है। मैं डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे हूँ उस वक्त बिटकॉइन के, और ये एक सपोर्ट एरिया है, अगर आप देख सकें काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था जो बिटकॉइन ने ब्रेक किया था फिर बाद में। लेकिन अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे प्राइस ने इसको एज अ सपोर्ट लिया। जब प्राइस गिर रही थी उस वक्त हमें नहीं पता था कि ये एक सपोर्ट एरिया होगा, अनलेस एंड अनटिल के चार्ट में हिस्ट्री में कोई बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ सपोर्ट हो पीछे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जब तक एरिया फॉर्म नहीं होता हम नहीं बोल सकते आपको कुछ कि वो एरिया ऑफ सपोर्ट क्या है। ये आप देखें प्राइस यहाँ डाउनफॉल में थी, डाउन ट्रेंड में, और यहाँ डाउन ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद उसने फिर इस एरिया पे सपोर्ट लिया और फिर उसने अपना अप ट्रेंड जो है ये कंटिन्यू रखा, आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया और उसके बाद प्राइस ने एक अप ट्रेंड कंटिन्यू रखा अपना। और जब दोबारा आई तो वो एरिया हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट एरिया था। वो इसलिए था क्योंकि यहाँ पे प्राइस काफ़ी मरतबा ख़ुद को टेस्ट कर चुकी थी। अगर मैं यहाँ पे इसको कट कर दूँ कि फ़र्ज़ करें अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, हमने अभी देखना है कि अभी क्या होना था, और ये हम चेक कर चुके हैं कि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस जो है कुछ टाइम यहाँ पे गुजार दे और उसके बाद प्राइस दोबारा जब आएगी तो ये एक एरिया होगा जो कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और फिर हम वहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ बाउंस हो, और अगर दोबारा आता है उस एरिया में हम फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस वहाँ पे बाउंस हो। अगर अब हम चार्ट में देखें कि आखिर हुआ क्या था उस वक्त, तो आप देख सकते हैं कि प्राइस ने किस तरह एक्ट किया। ये आपके सामने है कि प्राइस ने ये जो सपोर्ट एरिया फॉर्म किया था उसके बाद अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू रखा। जब दोबारा नीचे आई तो उसी एरिया को एज अ सपोर्ट एरिया उसने लिया और इवेंचुअली उसने ब्रेक कर दिया उसको। इसकी तरफ भी मैं आता हूँ कि ब्रेक किस तरह कर देती हैं प्राइस और वो फिर क्या फॉर्म हो जाता है। लेकिन उससे पहले आपको एक रेजिस्टेंस एरिया का मैं बता दूँ। रेजिस्टेंस एरिया जो है उसको आप देखें, अगर मैंने बताया आपको जो कि वो एरिया जहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिले, अगर ये आप देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था। प्राइस को यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला, फिर प्राइस को यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला, और इसके बाद प्राइस अपना डाउन ट्रेंड जो है उसने कंटिन्यू रखा, ये आप देख सकते हैं यहाँ तक। उसके बाद अप ट्रेंड में गई और फिर उसको वहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला और इवेंचुअली उसने ब्रेक कर दिया। अब एरिया ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको समझ आ गई है कि ये क्या होते हैं, किस तरह प्राइस बाउंस हो सकती है, किस तरह प्राइस रिजेक्ट हो सकती है। अब इसमें फर्दर दो चीज़ें हैं देखने वाली। एक तो आप देखते होंगे कि कोई एक स्पेसिफिक प्राइस होती है जहाँ से अगर इस वक्त लाइव प्राइस चल रही हो तो वहाँ से गिर सकती है, या कभी इस तरह होता है कि एक रेंज होती है जहाँ पे बार बार प्राइस ने टेस्ट किया होता है और वहाँ से प्राइस गिर सकती है। ये दो ही रेजिस्टेंस एरियाज हो सकते हैं। अब जो वो पहला मैंने आपको बताया कि एक स्पेसिफिक प्राइस का वो एक मार्केट स्ट्रक्चर है, उसको आप हायर हाई बोल सकते हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। वो एज अ रेजिस्टेंस काम करता है या एक एरिया रेजिस्टेंस की तरह काम करता है जिसको प्राइस मुसलसल टेस्ट कर रही हो। इस केस में यहाँ पे प्राइस ने इस एरिया को टेस्ट किया और कितनी मरतबा टेस्ट किया ये देखने वाली चीज़ है। अगर आप देखें, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, एक कैंडल 1 डे की है, यानी ये एक कैंडल रिप्रेजेंट कर रही है 1 डे को। उसको फर्दर फिर अगर आप देखें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा 4 आवर्स की कैंडल आ जाती हैं। यहाँ पे इसने अगर देखें तो 3 डेज स्पेंड किए, यहाँ पे 3 डेज इस रेजिस्टेंस पे स्पेंड किए टेस्ट करने में उसको। फिर यहाँ फर्दर अगर आप देखें तो 1 वीक लगभग इसने स्पेंड किया और उसके बाद गिर गई। दोबारा अगर आप देखें तो प्राइस ने यहाँ पे फिर पूरा 1 वीक इस एरिया में जो है ना रिजेक्शन उसको मिली ना उसने उसको ब्रेकआउट किया। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि जो एरिया ऑफ सपोर्ट या रेजिस्टेंस बार बार टेस्ट किया जा रहा हो वो इवेंचुअली ब्रेक कर देता है, या तो वो ब्रेकआउट कर देता है अपसाइड में या ब्रेक डाउन कर देता है डाउन साइड में। आप जिन यूट्यूबर्स से सीखते हैं वो आपको यही बताते हैं कि एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस या सपोर्ट जब बार बार टेस्ट हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, प्राइस वहाँ से बाउंस कर जाती है। लेकिन वो इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि वो अब ब्रेक हो सकता है। चार्ट पे जिस तरह अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बार बार टेस्ट किया, लगातार इसको टेस्ट कर रहा था और आखिरकार यहाँ इसको ब्रेक कर दिया। ये सामने अगर आप अभी मैंने आपको एक प्रीवियस एग्जांपल दी थी ये वाली, आप इसको देख सकें, ये सामने ये एक एरिया ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया, दोबारा काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया। और अगर आप देखें प्राइस मुसलसल इस एरिया को टेस्ट की जा रही थी, एरिया ऑफ सपोर्ट को, यानी सेलर्स का जो है काफ़ी पावर थी मार्केट में, वो मार्केट को नीचे धकेलना चाह रहे थे, इसलिए इसको बार बार वीक किए जा रहे थे, टेस्ट किए जा रहे थे और इवेंचुअली इसको हैवी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया।
तो अभी तक हमने जो चीज़ पढ़ी है वो ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, और अगर ये बार बार टेस्ट हो रहा हो तो ये ब्रेक हो जाता है इवेंचुअली। अब जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो एरिया ऑफ सपोर्ट जो कि बार बार प्राइस को बाउंस करवा रहा होता है, अगर वो ब्रेक हो जाए तो वो एज अ रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है। इसी तरह अगर एरिया ऑफ रेजिस्टेंस बार बार टेस्ट होते हुए ब्रेक हो जाए तो वो एरिया ऑफ सपोर्ट बन जाता है और वहाँ से प्राइस बाउंस ले सकती है। चार्ट को मैं आपको फिर चार्ट की तरफ लेके जाता हूँ, और आप अगर ये देख सकें इसी एग्जांपल में, यहाँ पे प्राइस ने इस एरिया को एरिया ऑफ सपोर्ट लिया था। ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये यहाँ पे प्राइस बाउंस हुई, फिर बाउंस हुई, हमने अभी जिस तरह डिस्कस किया यहाँ पे भी। उसके बाद यहाँ इसको ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने के बाद जब प्राइस ऊपर गई रीटेस्ट करने, तो वही एरिया ऑफ सपोर्ट जो कि मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ था वो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस बन गया, और प्राइस को एक बुरा रिजेक्शन वहाँ से देखने को मिला। बाद में बिटकॉइन ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखा, लेकिन वो एरिया हमारे पास इंपॉर्टेंट एरिया बन गया था कि प्राइस ने उधर उसको फर्स्ट टाइम टेस्ट करते ही फ़ौरन से उसमें काफ़ी हमें एक अच्छा सा डाउनफॉल देखने को मिला। अगर मैं रेजिस्टेंस एरिया की बात करूँ तो अब आपको ख़ुद चीज़ें समझ आ रही होंगी आहिस्ता आहिस्ता कि अभी हमने जो एग्ज़ाम्पल डिस्कस की है ये वाली, ये सामने ये, अब आपको ख़ुद समझ आ रहा होगा कि ये एरिया जो कि बार बार एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था, ये सामने यहाँ रेजिस्टेंस काम किया इसने, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस काम किया। जब इसको यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया तो ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद एरिया ऑफ सपोर्ट बन गया, और यहाँ अगर आप देखें तो प्राइस ने ये सामने से इसको एज अ एरिया ऑफ सपोर्ट लिया और फिर अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू रखा। अगर मैं करंट बात करूँ मार्केट सिचुएशन की, तो इस वक्त मार्केट फिर नीचे आई थी और इस एरिया ने ही फिर एक इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ सपोर्ट की तरह काम किया। तो टोटल हमने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। एरिया ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरह बार बार टेस्ट कर रहा हो तो वो वीक हो जाता है और इवेंचुअली ब्रेक कर देता है, और जो लास्ट है और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो यही है कि जब वो ब्रेक कर देता है उसको, तो वो एरिया ऑफ सपोर्ट या रेजिस्टेंस ऑपोजिट काम करने लग जाता है अपनी चीज़ों के। तो आज का लेक्चर यही था, और इसमें हमने जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग का वो कवर किया है। आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हमने कवर करना है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ इतनी सी है कि आप इसको जाके मार्केट में प्रैक्टिस करें, बैक टेस्ट करें, क्योंकि मैं आपको पूरा दिन भी अगर यहाँ पे सिखाता रहूँ और उसको आप ख़ुद जाके प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आएगा। इसकी मिसाल ऐसी है कि एक आदमी जो कि 100 किताबें पढ़ रहा है कि खाना किस तरह अच्छा बनाते हैं, वो खाना जाके किचन में बनाता नहीं है, और उसके बजाय एक और आदमी है जो कि 2 मरतबा, 3 मरतबा, 5 मरतबा, 10 मरतबा खाना बना चुका है, तो उसको उससे ज़्यादा नॉलेज होगी, ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा रियल मार्केट का। तो आपने इन चीज़ों को रियल मार्केट में अप्लाई करना है जाके, और रिज़ल्ट्स आपके सामने होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और हमेशा एक पॉइंट को, एक प्रोवर्ब को अपने साथ ज़िंदगी का हिस्सा बना के रखें कि नॉलेज इज़ नॉट पावर अनटिल एग्जीक्यूटेड।